क्लास स्टार्ट करते हैं कैपिटल बजटिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट। एग्जाम 2016 में आया हुआ क्वेश्चन। कॉपी में हम लोग हेडिंग दे देंगे चैप्टर कैपिटल बजटिंग का नेक्स्ट टॉपिक। हेडिंग का नाम लिख दो कैपिटल रेशनिंग। टॉपिक का नाम है कैपिटल रेशनिंग। तो कैपिटल रेशनिंग का मतलब हमारे पास कुछ लिमिटेड फंड्स रहेगा, उस लिमिटेड फंड्स को हमको बेस्ट प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है। मान लो हमारे पास 10 लाख रुपया लिमिटेड पैसा है। अब हमारे पास बहुत सारा ऑप्शन है। हमारे पास ऑप्शन है प्रोजेक्ट ए, प्रोजेक्ट बी, प्रोजेक्ट सी। तो किसमें इन्वेस्टमेंट करना है? तो जो बेस्ट प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट है इन्वेस्टमेंट उसी में करना है। इसमें दो टाइप का सम्स आएगा। एक में लिखो प्रोजेक्ट्स आर डिविजिबल, जिसका मतलब होगा पार्ट इन्वेस्टमेंट्स अलाउड। पार्ट इन्वेस्टमेंट्स अलाउड। और दूसरा टाइप का सम्स आ जाएगा प्रोजेक्ट्स आर नॉट डिविजिबल। इसके अंदर लिख लेंगे पार्शियल और पार्ट इन्वेस्टमेंट्स, पार्शियल और पार्ट इन्वेस्टमेंट्स नॉट अलाउड। पार्शियल और पार्ट इन्वेस्टमेंट्स नॉट अलाउड। तो कैपिटल रेशनिंग में हम लोग दो तरह का सम्स देखेंगे। एक में व्हेन प्रोजेक्ट्स आर डिविजिबल, ठीक है। प्रोजेक्ट्स आर डिविजिबल मतलब हमारे पास सपोज 10 लाख रुपया फंड है, लिमिटेड फंड है, और प्रोजेक्ट ए में प्रोजेक्ट बी और सी कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए। इसमें मान लो 6 लाख, इसमें मान लो 3 लाख, और इसमें चाहिए 1.5 लाख रुपया। मतलब कुल मिला के 10,50,000 का कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए। हमारे पास 10 लाख रुपया का कैपिटल फंड है। तो इन दैट केस 50,000 रुपया कम पड़ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले तो इन प्रोजेक्ट्स का रैंकिंग करेंगे, कौन सबसे बेस्ट प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट है ऑन द बेसिस ऑफ एनपीवी, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एनपीवी। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, रैंकिंग करने के बाद जो बेस्ट प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट होगा उसको रैंक 1 देंगे, तो सेकंड बेस्ट होगा उसको रैंक 2, एंड इफ पॉसिबल पार्ट इन्वेस्टमेंट अलाउड। मतलब हमारे पास तो लिमिटेड फंड 10 लाख रुपया ही है, बट तीनों प्रोजेक्ट में, या फिर एक और ऑप्शन ले लेते हैं प्रोजेक्ट डी में 2 लाख रुपया, ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है। तो जब क्वेश्चन बोलेगा प्रोजेक्ट्स आर डिविजिबल, तो हम लोग पार्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे हम लोग पूरा ए कर सकते हैं, पूरा बी कर सकते हैं, थोड़ा सा सी कर सकते हैं, ठीक है। सी के लिए फिर 1 लाख रुपया बच जाएगा। या फिर हम पूरा ए कर सकते हैं, पूरा डी कर सकते हैं, और सी कर सकते हैं, ठीक है। देखो 6 और 2 8 लाख, 8 लाख और 1.5 लाख 9,50,000, ठीक है। तो हम लोग को ऐसे चेक करना पड़ेगा। प्रोजेक्ट्स आर नॉट डिविजिबल मतलब पार्ट इन्वेस्टमेंट नॉट अलाउड, ठीक है। फुल इन्वेस्टमेंट ही कर पाएंगे कोई स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स में। तो एक क्वेश्चन समझते हैं हम लोग, क्वेश्चन को पहले समझेंगे, ठीक है। ये तो तुमको रफ आइडिया मिला कि करना क्या है, बैकग्राउंड, अब ये डिसीजन लेना कैसे है। तो इसके लिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम 2016 में आया हुआ क्वेश्चन, एग्जाम 2016, कितना पेज नंबर, स्कॉलर का पेज नंबर 363, क्वेश्चन नंबर कितना 32। तो स्कॉलर का पेज नंबर 363, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन में लिखा है गिवन बिलो आर द इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू सम प्रोजेक्ट्स ए बी सी डी ई एफ। कुछ प्रोजेक्ट्स दिया हुआ है, उनका एनपीवी दिया हुआ है, नेट प्रेजेंट वैल्यू, उनका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स भी दे दिया है। तो हम लोगों ने एनपीवी भी निकालना सीखा था और हम लोगों ने पीआई भी निकालना सीखा था।
क्वेश्चन लिखा है सपोज द फर्म हैज अ बजटेड सीलिंग ऑफ 20 लाख रुपए, मतलब फर्म के पास लिमिटेड पैसा कितना है 20 लाख। Advise the firm on the selection of the project assuming that the projects are not divisible. Projects are not divisible मतलब partial investment not allowed। ठीक है, हम लोग इन्वेस्टमेंट कोई स्पेसिफिक प्रोजेक्ट में ही कर पाएंगे, पार्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट अगर पैसा बच भी जाएगा तो पार्ट इन्वेस्टमेंट किसी में नहीं कर पाएंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग को कुछ टेबल बनाना पड़ेगा और इक्वेशन बनाना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते, सोल्यूशन लिखो। सोल्यूशन में लिखेंगे पीआई इज इक्वल्स टू, पीआई का फॉर्मूला होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो होल डिवाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, होल डिवाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। एज पर दिस इक्वेशन हम लिख सकते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो is equals to PI profitability index into present value of cash outflow। एक इक्वेशन बन गया, मतलब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो किसके बराबर है PI इंटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो एज पर दिस इक्वेशन। ये था फॉर्मूला, फॉर्मूला से बन गया इक्वेशन। अब लिखो अगेन एनपीवी, एनपीवी का फॉर्मूला होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। तो जहां पे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो चाहिए वहां पे हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो इज इक्वल्स टू दिस। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो की जगह हम लिखेंगे पीआई इंटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, इसको ब्रैकेट कर देंगे, यही है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। तो देखो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो को पहले हमने एक इक्वेशन में कन्वर्ट किया पीआई इंटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। फिर जहां पे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो का रिक्वायरमेंट था वहां पे हमने ये वाला चीज लिख दिया पीआई इंटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो को कॉमन ले लेंगे। तो ये किस फॉर्म में बच जाएगा, ये बच जाएगा पीआई माइनस वन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो इंटू पीआई माइनस वन इंटू पीआई माइनस वन। और नेक्स्ट स्टेप में हम लोग ऐसे लिख देंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, इसको देखो क्या निकाले, एनपीवी इज इक्वल्स टू पीआई पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो इंटू पीआई माइनस वन, है ना। पहले ये इक्वेशन समझो, एनपीवी इज इक्वल्स टू, एनपीवी का ही तो वैल्यू निकला पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो इंटू पीआई माइनस वन। तो नेक्स्ट स्टेप में हम ऐसे भी लिख सकते हैं और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो इज इक्वल्स टू एनपीवी होल डिवाइड बाय पीआई that is profitability index minus वन। ये मल्टीप्लाई में था, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये एक इक्वेशन बना लिया हम लोगों ने। ये इक्वेशन क्यों बनाया है वो थोड़ा देर बाद जब टेबल बनाएंगे तो समझ में आएगा। मतलब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो में कैसे निकाल सकते हैं, एनपीवी होल डिवाइड बाय पीआई माइनस वन करके हम लोग निकाल सकते हैं। तुम देखो हमको क्वेश्चन में कैश आउटफ्लो दिया हुआ था क्या, देखो तो पढ़ दो क्वेश्चन, कौन सा प्रोजेक्ट में कितना पैसा लगेगा ये क्वेश्चन बताया था। डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, क्वेश्चन दिया रहेगा, ठीक है, जो क्वेश्चन रहेगा डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना। तो क्या क्वेश्चन में बताया था किस प्रोजेक्ट में कितना पैसा लगेगा, नहीं बताया था। इसका मतलब हर प्रोजेक्ट का हमको कैश आउटफ्लो निकालना पड़ेगा, और वो हम कैसे निकालेंगे, एनपीवी बाई पीआई माइनस वन करके निकाल लेंगे, ठीक है। एनपीवी बाई पीआई माइनस वन करके हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, निकाल लेंगे।
तो इसके नीचे अब हम लोग बनाएंगे टेबल, क्योंकि हमको किसी भी प्रोजेक्ट का कैश आउटफ्लो इनिशियल इन्वेस्टमेंट नहीं दिया हुआ है, तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट ही नहीं दिया हुआ है, बट इतना बता दिया है कि हमारे पास लिमिटेड पैसा कितना है, 20 लाख रुपया। तो मिटा देते हैं इसको। अब लिख देंगे टेबल में, टेबल बना के लिखो कैलकुलेशन फॉर इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो एक कॉलम बना लेंगे प्रोजेक्ट्स का, देखो कितना सारा प्रोजेक्ट्स दिया हुआ है, चेक करो प्रोजेक्ट्स कितना सारा दिया हुआ है, 6 प्रोजेक्ट्स दिया हुआ है। तुम देखो एनपीवी प्रोजेक्ट बी का ना पहले ही नेगेटिव है, तो हमको तो बेस्ट प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना है। तो भाई जिसका एनपीवी पहले से नेगेटिव है उसमें तो हम 100% इन्वेस्टमेंट करेंगे ही नहीं, तो उसको तो तुम सोचो ही मत। तो रह गया फिर किसका सोचना है, ए सी डी एफ, ए सी डी ई एफ, क्या बोल रहे हो, वेरी गुड। ऐसा नहीं सोचना है, ठीक है, ऐसे नहीं सोचना है, ठीक है। छोटा क्या बड़ा, क्या बड़ा क्या छोटा, कैसे मेजर करते हो बड़ा छोटा, नेगेटिव तो समझ में आता है, ये बड़ा छोटा क्या होता है। अब हम लोग निकालेंगे नेक्स्ट कॉलम पीआई -1। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि देखो अभी हमने एक इक्वेशन बनाया, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो क्या होता है, एनपीवी बाई पीआई -1। तो हमारे पास हर प्रोजेक्ट का एनपीवी है, अगर हम पीआई -1 निकाल लें और एनपीवी बाई पीआई -1 कर दें तो कैश आउटफ्लो आ जाएगा इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो हर प्रोजेक्ट का तुम पीआई -1 करो। जैसे देखो प्रोजेक्ट ए का पीआई कितना दिया बताओ, 1.22 -1 दैट इज 0.22। नेक्स्ट प्रोजेक्ट सी का बताओ, 1.20 -1 दैट इज 0.20 या 0.2। प्रोजेक्ट डी का बताओ 1.80 माइनस 1.18 -1 0.18, 1.19 -1 0.19, 1.16 -1 0.16। देखो ये पीआई -1 आ गया। ये सर सारा मेहनत हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में ना प्रोजेक्ट का कैश आउटफ्लो प्रोजेक्ट कॉस्ट दिया ही नहीं है, सिर्फ 2 डेटा दिया है, एक एनपीवी और एक पीआई। तो सबसे पहला बात, जिस प्रोजेक्ट का एनपीवी नेगेटिव है उसको तो पहले ही रिजेक्ट कर देंगे, उसको तो कंसीडर ही नहीं करना है, सोचना ही नहीं उसके बारे में। अब उनको बताओ एनपीवी कितना कितना दिया है, 2,20,000। एनपीवी तो रुपीस के टर्म में है, पहला वाला है 2,20,000, 1,40,000, 1,40,000, 1,62,000, 1,62,000, 1,62,000, 76,000, 76,000, 76,000, 64,000। अब हम निकाल देंगे इनिशियल इन्वेस्टमेंट, जो कि हो जाता है एनपीवी बाई पीआई -1। मतलब बेसिकली 2,20,000 डिवाइड बाई 0.22, 2,20,000 डिवाइडेड बाई 0.22 कितना आ रहा है, 10 लाख। 10 लाख। नेक्स्ट सी का निकालो, 1,40,000, 7 लाख। प्रोजेक्ट सी का कॉस्ट 7 लाख, डी का कॉस्ट 9 लाख, 9 लाख, ई का कॉस्ट
कितना 76,000 डिवाइड बाय 0.19 एंड एफ का कॉस्ट अब तुम लॉजिक समझो, पैसा हमारे पास है लिमिटेड, प्रोजेक्ट है सारा प्रॉफिटेबल। अगर पैसा अनलिमिटेड होता ना तब कोई दिक्कत ही नहीं होता, सब में इन्वेस्टमेंट कर देते, है ना। पैसा अगर अनलिमिटेड होता तब कोई प्रॉब्लम नहीं होता, हम तो सब में इन्वेस्टमेंट कर देते क्योंकि सारा प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट्स है बी को छोड़ के। बट पैसा हमारे पास क्या है, लिमिटेड, 20 लाख रुपया है। तुम अगर देखो, अगर सब में इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो 10 और 7 17 लाख, 17 और 9 दैट इज 26 लाख, 26 और 4 30 लाख, 30 और 4 34 लाख। इतना तो पैसा है ही नहीं हमारे पास, सिर्फ 34 लाख है। मतलब हम चाह के भी, हम चाहते हैं कि सब में इन्वेस्टमेंट करें क्योंकि सारा प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट है कि लॉस मेकिंग प्रोजेक्ट है, प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट है। तो हम तो चाहेंगे, एक प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर हमेशा चाहेगा कि वो सब में इन्वेस्टमेंट करें। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि सारा प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट्स होने के बाद भी किस चीज का प्रॉब्लम है, पैसा, फंड्स लिमिटेड है। तो जब फंड्स लिमिटेड है, हम लोग क्या करेंगे, जिसमें हमारा एग्रीगेट एनपीवी ज्यादा होगा उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो उसी का नाम है कैपिटल रेशनिंग। हम लोग अब नेक्स्ट टेबल बनाएंगे, इस टेबल के नीचे लिख दो, सिंस प्रोजेक्ट बी हैज negative NPV comma investment in project B is not desirable, इज नॉट डिजायरेबल। तो हम लोग प्रोजेक्ट बी में इन्वेस्टमेंट करेंगे ही नहीं क्योंकि वो नेगेटिव में चल रहा है। अब इसके नीचे बनाएंगे स्टेटमेंट। जैसे देखो, अगर हम कॉम्बिनेशन बनाएं तो हमारे पास क्योंकि लिमिटेड पैसा है और प्रोजेक्ट्स आर नॉट डिविजिबल, मतलब अगर पैसा बच भी जाएगा थोड़ा तो हम दूसरा में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, तो ये सब आउटफ्लो है। अब हमारे पास लिमिटेड पैसा है, अगर हम चाहें तो प्रोजेक्ट ए में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, सी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो अगर एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं ए और सी का तो हम बाकी और किसी में नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास फंड्स कितना बचेगा, देखो 10 और 7 17 और पैसा हमारे पास है 20 लाख, तो 3 लाख बचेगा। बट हम पार्ट इन्वेस्टमेंट किसी में नहीं कर सकते क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ बता दिया है प्रोजेक्ट्स आर नॉट डिविजिबल। ठीक है, क्वेश्चन में तब कर सकते थे। तो देखो 20 लाख रुपए हमारे पास लिमिटेड फंड्स है, हम एक कॉम्बिनेशन क्या बना सकते हैं, ए सी। हम दूसरा कॉम्बिनेशन क्या बना सकते हैं, ए डी। हम तीसरा कॉम्बिनेशन क्या बना सकते हैं, सी डी ई। हम एक कॉम्बिनेशन बना सकते हैं सी डी एफ। ठीक है, हम एक और कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, देखो डी ई एफ और एफ ई डी एक ही होता है, तो ऐसा मत सोचना। ठीक है, क्लियर। और कुछ और कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, ए बना सकते हैं, ए ले सकते हैं, ई ले सकते हैं, एफ ले सकते हैं। तो ऐसे अलग अलग कॉम्बिनेशन हमको बना के देखना पड़ेगा कि हम 20 लाख रुपए को बेस्ट यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं। और क्वेश्चन में साफ साफ बोल दिया है प्रोजेक्ट्स आर नॉट डिविजिबल, इसलिए हम लोग जो पैसा कुछ बच भी जाएगा ना लास्ट में, तो थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट किसी में नहीं कर सकते, या तो खरीदेंगे तो पूरा खरीदेंगे, नहीं तो नहीं। तो इसलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट बनाएंगे, लिखो, इसको मिटा देते हैं। लिखो कैलकुलेशन ऑफ फीजिबल कॉम्बिनेशन, मतलब जो हमारे लिए पॉसिबल है। कैलकुलेशन ऑफ फीजिबल, FEASIBLE, फीजिबल
कॉम्बिनेशन उतना ही पड़ा, feasible combination and aggregate of NPV of the projects feasible का मतलब होता है जो मेरे लिए पॉसिबल है, मेरे लिए प्रॉफिटेबल है, ठीक है। इस प्रोजेक्ट में इतना पैसा लगाना मेरे लिए हमको ठीक नहीं लगता, तो मेरे लिए फीजिबल नहीं है। इस प्रोजेक्ट में इतना पैसा लगाना हमको लगता है ये ठीक है, तो मेरे लिए फीजिबल है। तो फीजिबल कॉम्बिनेशन ऑफ द प्रोजेक्ट्स, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोजेक्ट्स, एक कॉलम बना देंगे फीजिबल कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोजेक्ट्स, दूसरा कॉलम बना देंगे एग्रीगेट इनिशियल इन्वेस्टमेंट, एग्रीगेट इनिशियल इन्वेस्टमेंट, तीसरा कॉलम बना देंगे एग्रीगेट ऑफ एनपीवी, एग्रीगेट ऑफ एनपीवी, और लास्ट कॉलम बना देंगे रैंकिंग, रैंकिंग या रैंकिंग नहीं बना तो चलेगा, सीधा स्टेटमेंट लिख देंगे, ठीक है। सीधा स्टेटमेंट लिख देंगे हम लोग कि कौन सा बेस्ट प्रोजेक्ट है, क्योंकि एक ही तो करना है, एक ही तो विनर तो एक ही है ना, सब में तो कर नहीं सकते, अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाएंगे। तो पहला कॉम्बिनेशन तो हम बना रहे हैं ए एंड सी या ए कॉमा सी। तो प्रोजेक्ट ए में देखो इन्वेस्टमेंट कितना दरकार है, 10 लाख रुपया, और प्रोजेक्ट सी में कितना इन्वेस्टमेंट दरकार है, 7 लाख रुपया। तो एग्रीगेट इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना जरूरी है, 17 लाख। कितना बच गया, 3 लाख। क्या कोई प्रोजेक्ट है 3 लाख का, नहीं, इसलिए और कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन सकता। अब इन दोनों का एग्रीगेट एनपीवी कितना बताओ, प्रोजेक्ट ए का एनपीवी कितना था, प्रोजेक्ट ए का एनपीवी था 2,20,000, और प्रोजेक्ट सी का एनपीवी कितना था, 1,40,000। तो इन दोनों को ऐड करके 3,60,000। एग्रीगेट एनपीवी जिस कॉम्बिनेशन का हाइयर होगा उसी को सेलेक्ट कर लेंगे, जिस भी कॉम्बिनेशन का एग्रीगेट एनपीवी सबसे ज्यादा होगा उसी को हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट ए एंड सी के बाद नेक्स्ट कॉम्बिनेशन बना देंगे ए एंड डी। ए में वही एग्रीगेट इनिशियल इन्वेस्टमेंट 10 लाख, डी में आया था कितना, 9 लाख। तो एग्रीगेट इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, 19 लाख। कितना रुपया बच गया, 1 लाख रुपया बच गया। जो 1 लाख रुपया बच गया इसका कोई यूज हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रोजेक्ट्स आर नॉट डिविजिबल। और ए का एनपीवी था 2,20,000, डी का एनपीवी कितना था, 1,00,000। तो ये हो जाएगा 3,82,000। अभी तक का कॉम्बिनेशन में सबसे बेस्ट तो यही लग रहा है दोनों में से। अगर ए सी और ए डी में सेलेक्ट करना पड़े तो हम लोग ए एंड डी को सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन क्या बना सकते हैं, ए ई एंड एफ। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन बना लो ए कॉमा ई कॉमा एफ।
ए कॉमा ई कॉमा एफ, तो प्रोजेक्ट ए में इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना था 10 लाख और ई और एफ में 4-4 लाख था। $18 लाख का इनिशियल इन्वेस्टमेंट। एनपीवी बता दो, ए का तो 2,20,000 था, ई का कितना था, क्या 76,000 ई का, और एफ का 64,000 3,60,000। तो अभी भी सबसे बेस्ट कौन सा है, ए एंड डी। अब बताओ कौन सा कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, सी डी एंड ई बना सकते हैं, सी डी एंड ई। सी में कितना था इनिशियल आउटफ्लो, 7 लाख था। डी में कितना था, 9 लाख था। और ई में कितना था, 4 लाख था। तो ये कुल मिला के हो जा रहा है 20 लाख। ठीक है, ये कुल मिला के हो जा रहा है 20 लाख। एनपीवी कितना कितना था, सी का कितना एनपीवी था, 1,40,000। डी का एनपीवी 1,62,000 और ई का एनपीवी था 76। कितना आ रहा है, 3,78,000। अभी भी ए एंड डी ही बेस्ट है। और बताओ कौन सा ऑप्शन बना सकते हैं, और कॉम्बिनेशन, जैसे सी डी ई बन सकता है, सी डी एफ भी बन सकता है। जरूरत नहीं है सर। क्योंकि ये 3,82,000 है ना एनपीवी। एनपीवी देखो, हाँ हम लोग एनपीवी के बेस पे मैक्सिमम डिसीजन लेते हैं ना, एग्रीगेट एनपीवी नहीं। तुम पैसा पूरा लगा करोगे क्या, तुम पैसा पूरा लगा रहे हो तो तुमको उतना तो इतना ही मिल रहा है, उससे अच्छा पैसा कम लगा के तुमको ज्यादा मिल रहा है ना। ऐसा मत सोचो कि पैसा पूरा लगाना ये तो बेवकूफी है, पैसा पूरा लगाए तुमको पैसा उतना ही मिला रिटर्न में 3,78,000। जैसे सी डी ई बना सकते हैं, सी डी एफ भी बना सकते हैं, सी डी एफ, क्योंकि हाँ तो 7 लाख रुपया सी का कैपिटल इन्वेस्टमेंट, डी का 9 लाख रुपया, और ये भी 4 लाख रुपया। $20 लाख। एनपीवी देखेंगे तो 1,40,000 सी का, डी का 1,62,000 और एफ का एनपीवी कितना था 64। प्लस करो तीनों को, 3,62,000 आएगा शायद, देखो कितना आ रहा है, ये तो बताओ कितना आ रहा है एनपीवी, 66 आ रहा है, 66। नेक्स्ट सी डी एफ के बाद बताओ और कोई ऑप्शन बन सकता है, डीई एफ बनाए हैं क्या, डीई एफ नहीं, डीई एफ बना लो। सब करना पड़ेगा सर। डीई एफ 9 लाख। ई का कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना था 4 लाख
एफ का कितना था 4 लाख, 17 लाख। डी का एनपीवी कितना था, 1,62,000। ई का एनपीवी 76। 76, एफ का एनपीवी 3,02,000। और कोई ऑप्शन बन सकता है, चेक करो तो। और कोई ऑप्शन, नहीं, और कोई ऑप्शन नहीं बन सकता। बस नीचे आंसर लिख दो, ए एंड डी हमारा आंसर होगा। नीचे लिख दो कमेंट, ऑप्टिमल मतलब बेस्ट, प्रोजेक्ट मिक्स will be A and D as aggregate of their NPV, as aggregate of their NPV is maximum, as aggregate of their NPV is maximum। इसके साथ ये सम्स कंप्लीट। ये नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कॉपी कर लेंगे। ये कैपिटल रेशनिंग के ऊपर सम्स है। व्हेन द प्रोजेक्ट्स आर डिविजिबल, व्हेन द प्रोजेक्ट्स आर डिविजिबल, तो फटाफट ये क्वेश्चन कॉपी कर लो। From the following information calculate the optimal combination, मतलब बेस्ट कॉम्बिनेशन निकालना है हम लोग को। जैसे वो कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, ए सी डी हो सकता है, ए बी सी हो सकता है, ए बी डी हो सकता है, ठीक है, ये सब हो सकता है कॉम्बिनेशन। एज्यूमिंग दैट द प्रोजेक्ट्स आर डिविजिबल, प्रोजेक्ट्स आर डिविजिबल मतलब पार्ट इन्वेस्टमेंट जो बचेगा, कुछ फंड्स अगर बच जाएगा तो वो हम लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे पिछला एग्जाम्पल में, पिछला सम्स में जो पार्ट इन्वेस्टमेंट बच गया था वो हम लोग यूज नहीं कर पा रहे थे। देखो लास्ट सम में क्या हुआ था कि 20 लाख रुपया कैपिटल था, लिमिटेड कैपिटल हमारे पास, और उसको हम लोग हर जगह यूज नहीं कर पा रहे थे। कहीं पे 17 लाख ही यूज हो पा रहा था, तो कहीं पे सिर्फ 16 लाख यूज हो पा रहा था, ठीक है। हर जगह पे उसका पूरा यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा था। अब की बार अगर हमारे पास लिमिटेड फंड्स बचेगा, ठीक है, उसमें अगर कुछ बच जाता है तो उसको हम लोग पार्ट इन्वेस्टमेंट के लिए यूज कर लेंगे। क्लियर। तो इस क्वेश्चन में क्या क्या डेटा दिया हुआ है, कुछ प्रोजेक्ट्स का डेटा दिया हुआ है, कुछ इनिशियल इन्वेस्टमेंट बता दिया, प्रोजेक्ट का कॉस्ट बता दिया, और कुछ हम लोग को एनपीवी भी बता दिया क्वेश्चन में, ठीक है, कुछ एनपीवी भी हम लोग को क्वेश्चन में बता दिया है। और अवेलेबल फंड्स कितना बताया, 3 लाख। तो देखो एक चीज तो क्लियर है कि यहाँ पे भी तुम सब में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। और एक और चीज, हर प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल है, एनपीवी सब में पॉजिटिव है, तो किसी को रिजेक्ट भी नहीं कर सकते। क्लियर। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग को इनिशियल इन्वेस्टमेंट निकाल के दे दिया है, एनपीवी निकाल के दे दिया है। क्लियर। अगर हम लोग देखो प्रोजेक्ट बी में अगर हम लोग सिर्फ इन्वेस्टमेंट करेंगे ना, तो वहीं पे 3 लाख खत्म हो जाएगा, ठीक है। हम प्रोजेक्ट ए कर सकते हैं, सी कर सकते हैं, डी कर सकते हैं। क्लियर। तो हम अगर ए सी डी करते हैं तो हमारे पास फिर भी कितना बचेगा, 50,000। इफ रिक्वायर्ड हम लोग ई कर सकते हैं, बी कर सकते हैं, बट क्या कॉम्बिनेशन बनाए, क्योंकि यहाँ पे तो क्वेश्चन में प्रोजेक्ट्स बता रहा है डिविजिबल है, तो यहाँ पे थोड़ा सा तरीका डिफरेंट रहेगा। स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में लिखो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहला कॉलम बना लेंगे प्रोजेक्ट्स। अब प्रोजेक्ट्स में हमारे पास सारा ही प्रोजेक्ट अवेलेबल है, ए बी सी डी ई,
क्योंकि सारा प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट्स है, किसी में नेगेटिव नहीं है। रिक्वायर्ड इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ये भी सबके रेस्पेक्ट में बता दिया। लास्ट सम्स में बताया नहीं था तो हमने कैलकुलेट करके निकाल लिया था, इस क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया हुआ है। 1 लाख, 3 लाख, 50,000, 2 लाख और 1 लाख। ये हो जाएगा रिक्वायर्ड इनिशियल इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट आ जाएगा एनपीवी। जो जो डेटा दिया है पहले वो निकाल लेते हैं, वो लिख लेते हैं। एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट दिया है 20,000, 35,000, 16,000, 25,000। लास्ट वाला कितना था? 30। चेक करो तो सब ठीक है ना, सारा डेटा यहाँ तक। ये सारा डेटा हम लोग को दिया हुआ था। अब हम लोग प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो निकालेंगे। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो देखो कैसे निकालेंगे। एनपीवी का फॉर्मूला होता है एनपीवी इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। तो यही तो है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, है ना। अगर हम लोग एनपीवी का फॉर्मूला को समझें तो एनपीवी इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। तो हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो है, हमारे पास एनपीवी है। तो अगर हम एनपीवी में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो या फिर इनिशियल इन्वेस्टमेंट को ऐड कर दें तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो आ जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे इस कॉलम का नाम दे दो ए, इस कॉलम का नाम दे दो बी। तो नेक्स्ट कॉलम में लिख दो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो ब्रैकेट में ए प्लस बी। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफो निकाल लेंगे। 1,20,000, 3,35,000, 66,000, 2,25,000, 1,30,000। ये निकल गया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। अब लिखा लेंगे प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। क्योंकि पीआई क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो पीआई निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। ये जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो निकाले, इसको एक कॉलम का नाम दे दो सी। तो हम ऐसे लिख देंगे सी बाई ए, सी बाई ए। ठीक है, क्या चीज? हाँ, इसके बाद रैंकिंग वाला कॉलम बनेगा डी। तो डी कॉलम कैसे निकाल रहे हैं? पीआई कैसे निकालेंगे? सी बाई ए। तो निकाल लो, ये 1.2 आएगा। सी बाई ए, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो बाई प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का फॉर्मूला होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। ये बताओ कितना आ रहा है दूसरा वाला? ये 1.2 कैसे आया? 1,20,000 डिवाइड बाय 1 लाख। अब 3,35,000 डिवाइड बाय 3 लाख कितना? 1.11 1.116 है। 6 के बाद 1.12। नेक्स्ट 66,000 by 50,000 1.32। नेक्स्ट 2,25,000 by 2 लाख कितना? 1.125। 1.13 कर दो। नेक्स्ट 1.33। रेकरिंग नहीं है, 1.30। अब जिसका पीआई सबसे हाईएस्ट है
ठीक है, जिसका पीआई सबसे हाईएस्ट है उसको हम लोग रैंकिंग करेंगे। यहाँ पे हम लोग रैंकिंग कर लेंगे क्योंकि यहाँ पे रैंकिंग के हिसाब से ही करना पड़ेगा क्योंकि पैसा लिमिटेड है। तो हम देख सकते हैं प्रोजेक्ट सी सबसे फर्स्ट रैंक में आएगा क्योंकि उसका पीआई सबसे ज्यादा है। प्रोजेक्ट सी सबसे फर्स्ट रैंक में आएगा, उसका पीआई सबसे ज्यादा है। उसके बाद प्रोजेक्ट ई रैंकिंग 2 में आ जाएगा। ठीक है, प्रोजेक्ट ए रैंकिंग 3 में आ जाएगा, प्रोजेक्ट डी रैंकिंग 4 में आ जाएगा और सबसे लास्ट में प्रोजेक्ट आएगा प्रोजेक्ट 5। सबसे लास्ट में प्रोजेक्ट आएगा प्रोजेक्ट 5। ठीक है, तो 3 5 1 4 2। ठीक है, इस तरह से रैंकिंग हम लोग को करना है। इस तरह से हम लोग रैंकिंग कर देंगे प्रोजेक्ट्स का। जिस प्रोजेक्ट का पीआई सबसे ज्यादा है, अब क्वेश्चन देखो स्टूडेंट का दिमाग में आ रहा है कि एनपीवी कितने रैंकिंग क्यों नहीं किए। तुम सोचो 100 रुपया लगाने पे, 100 रुपया कैश आउटफ्लो पे हम लोग को टोटल कैश इनफ्लो हो रहा है 130, तो एनपीवी कितना 30, और 70 रुपया कैश आउटफ्लो पे कैश इनफ्लो आ रहा है 120, एनपीवी कितना 50। तो ऐसा नहीं है कि ज्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न ज्यादा होता है, इसलिए एनपीवी के बेसिस पे नहीं, पीआई के बेसिस। पीआई बताता है यार 1 रुपए के बदले हम कितना अर्न करेंगे, है ना। पीआई स्टेट्स हर 1 रुपए के बदले रिटर्न कितना, जैसे 1.2 मतलब ये 20% रिटर्न बता रहा है, 1.12 मतलब ये 12% का रिटर्न बता रहा है, 1.32 मतलब ये समझ में आ रहा है क्लियर, इतना रिटर्न बता रहा है 1 रुपया के ऊपर। तो अकॉर्डिंगली हमने रैंकिंग कर दिया। अब हम लोग देखेंगे कि अगर हम लोग रैंक 1 में सी को ले रहे हैं तो इसमें कितना पैसा लग जाएगा 50,000, इसमें कितना लग जाएगा 1 लाख, तो 1.5 लाख खत्म। इसमें कितना लग जाएगा 1 लाख, तो 2.5 लाख खत्म। और इसमें हम कितना ले पाएंगे, देखो इसका कॉस्ट है 2 लाख बट मेरे पास सिर्फ 50,000 ही बचा है, तो हम उतना ही ले पाएंगे। मतलब हम प्रोजेक्ट डी को पूरा इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे, सिर्फ 25%, 1/4 इन्वेस्टमेंट कर पा रहे हैं। इसलिए क्वेश्चन में बोला हुआ था प्रोजेक्ट्स आर डिविजिबल। मतलब हम कैसा कॉम्बिनेशन बनाएंगे रैंकिंग के हिसाब से, रैंकिंग के हिसाब से सी, फिर ई, फिर ए एंड पार्ट ऑफ डी। बी को नहीं ले रहे हैं बिकॉज देखो बी सबसे लीस्ट प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट है, उससे ज्यादा हम लोग को रिटर्न नहीं आएगा। क्लियर, तो लिख दो कैलकुलेशन ऑफ ऑप्टिमल कॉम्बिनेशन ऑफ द प्रोजेक्ट्स, या स्टेटमेंट शोइंग ऑप्टिमल कॉम्बिनेशन ऑफ द प्रोजेक्ट्स। कॉम्बिनेशन ऑफ द प्रोजेक्ट्स। पहला कॉलम बना देंगे रैंकिंग 1 2 3 4, 4 तक ही लेंगे क्योंकि अच्छा 4 में थोड़ा गैप देके लिखना, इसका रीजन है 4 तक इसलिए लेंगे क्योंकि 5 को लेना ही नहीं है तो पैसा ही नहीं बचा वहां तक। ठीक है, उसके बाद प्रोजेक्ट्स रैंक 1 में किसको लिखेंगे सी को, रैंक 2 में ई को, रैंक 3 में आ जाएगा ए और रैंक 4 में आ जाएगा डी। रिक्वायर्ड इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट सी में इन्वेस्टमेंट कितना है 50,000 का, प्रोजेक्ट ई में इन्वेस्टमेंट है 1 लाख रुपया का, ए में इन्वेस्टमेंट है, ए में भी 1 लाख रुपया का इन्वेस्टमेंट है, और हमारे पास टोटल कितना अवेलेबल है फंड्स 3 लाख। हमारे पास टोटल अवेलेबल फंड्स क्वेश्चन बता दिया था 3 लाख।
तो 3 लाख में अगर 2.5 लाख यहाँ यूज हो गया तो हमारे पास अब लिमिटेड फंड्स कितना अवेलेबल है? 50,000। 50,000 कैसे आएगा? या तो बैलेंसिंग फिगर या तो 2 लाख का 25%। 2 लाख क्यों? क्योंकि देखो प्रोजेक्ट डी का कॉस्ट 2 लाख था, तो 2 लाख का 25%। ये बैलेंसिंग फिगर भी समझ सकते हो। 3 लाख था, ये 3 लाख हमारे पास अवेलेबल था, इतना तो सब यूज हो गया, अब इसमें तो इतना ही ले पाएंगे, है ना। और बस तो लिमिटेड फंड्स है, बी को तुमको लेना ही नहीं है। 3 लाख तुम्हारे पास था, तुमने 2.5 लाख यहीं खत्म कर दिया, तो बचा वो बचा क्या? तब तो ये सम्स ही नहीं होता ना। प्रॉब्लम तो सम्स को इसीलिए क्योंकि फंड्स आर लिमिटेड। इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ा है? रिसोर्सेस आर लिमिटेड, लिमिटेड रिसोर्सेस। ठीक है, तो लिख दो कमेंट में, देयरफॉर ऑप्टिमल कॉम्बिनेशन ऑफ द प्रोजेक्ट्स, देयरफॉर ऑप्टिमल कॉम्बिनेशन ऑफ द प्रोजेक्ट्स C, E, A and 25% of D. Therefore, optimal combination of the projects C, E, A and 25% of D. Optimal combination of the projects C, E, A and 25% of D. पहले बनाना है, ये बनाना है। बात मेरा समझ। नेक्स्ट टॉपिक में मूव करते हैं, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। पूरी छतरी है भाई, ये देख अलग न्यू टॉपिक चैप्टर का, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न और एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। तो अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न या फिर एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। तो एवरेज रेट ऑफ रिटर्न नंबर 1, when scrap value is present, when scrap value is given। क्वेश्चन में जब स्क्रैप वैल्यू दिया रहेगा, देखो स्क्रैप वैल्यू क्या होता है? मशीन का क्लोजिंग वैल्यू, जो उसको बेच के आएगा, क्लोजिंग वैल्यू, और परचेज प्राइस होता है ओपनिंग वैल्यू। तो जब स्क्रैप वैल्यू दिया रहेगा तब ARR निकालने का फॉर्मूला होगा एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होल डिवाइडेड बाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट। यही मशीन का ओपनिंग बैलेंस है, प्लस स्क्रैप वैल्यू, ये मशीन का, या ऐसे लिखो बेटर समझ में आएगा, एवरेज प्रॉफिट बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट। एवरेज प्रॉफिट बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट इनटू 100, ये ARR का फॉर्मूला होता है, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। नाउ इस फॉर्मूला को नेक्स्ट स्टेप में अगर हम ब्रेक करें तो एवरेज पैट होल डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस स्क्रैप वैल्यू। मशीन स्क्रैप वैल्यू क्या होता है? मशीन का क्लोजिंग बैलेंस। कोई भी चीज का एवरेज कैसे निकालते हैं? ओपनिंग बैलेंस प्लस क्लोजिंग बैलेंस डिवाइडेड बाय 2। तो एवरेज इन्वेस्टमेंट कैसे निकालेंगे? मशीन का ओपनिंग वैल्यू मतलब इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस क्लोजिंग वैल्यू दैट इज स्क्रैप वैल्यू होल डिवाइडेड बाय 2।
इंटू 100। तो ये फॉर्मूला कब अप्लाई करेंगे? जब क्वेश्चन में स्क्रैप वैल्यू दिया रहेगा। फॉर्मूला नंबर 2 लिखेंगे, व्हेन वर्किंग कैपिटल इज गिवन, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न व्हेन वर्किंग कैपिटल इज गिवन। अगर क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है तब एआरआर का फॉर्मूला। तो एवरेज पैट पैट का मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होल डिवाइडेड बाई हाफ ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस वर्किंग कैपिटल। और परसेंटेज मिलाने के लिए इंटू 100। तो क्वेश्चन में जब वर्किंग कैपिटल दिया रहेगा तब डिफरेंट फॉर्मूला एआरआर कैलकुलेट करने का। क्लियर? अब थर्ड पॉइंट लिखो, व्हेन, फॉर्मूला नंबर 3 लिखना, व्हेन स्क्रैप वैल्यू and working capital both are given, scrap value and working capital both are given, तब एवरेज पैट होल डिवाइड बाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस स्क्रैप वैल्यू। इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस स्क्रैप वैल्यू होल डिवाइडेड बाई 2 और ब्रैकेट के बाहर अलग से वर्किंग कैपिटल इंटू 100। तो अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न निकालने का ये 3 फॉर्मूला। पेज नंबर 340, क्वेश्चन नंबर 8, एग्जाम 2009 का क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या लिखा है? द कॉस्ट ऑफ अ प्लांट इज 30,000। मशीन का कॉस्ट कितना है? 30,000। एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ द प्लांट इज 3 years। इट इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट अर्निंग्स बिफोर डेप्रीशिएशन, इंटरेस्ट एंड टैक्स इतना इतना रेस्पेक्टिवली। हम लोग को निकालना है अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न अज्यूमिंग द टैक्स रेट इज 50% इन स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रीशिएशन। तो देखो, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न निकालने का फॉर्मूला में हमको चाहिए एवरेज पैट। तो पहले तो हमको सबको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालना पड़ेगा, फिर उसका एवरेजिंग करेंगे और डिवाइड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट। तो मशीन का कॉस्ट बता दिया 30,000 और उसका स्क्रैप वैल्यू कुछ नहीं बताया है, तो स्क्रैप वैल्यू नील हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसको सॉल्व कर देंगे। लिखो, पहले ईयर का कॉलम बना लो, हेडिंग दे देंगे कंप्यूटेशन ऑफ अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। कंप्यूटेशन ऑफ अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न।
तो ईयर में 1 2 3। क्वेश्चन में हम लोग को एफडिट दिया हुआ है, अर्निंग्स बिफोर डेप्रीशिएशन इंटरेस्ट एंड टैक्स, 13,000, 15,000, 17,000, 13,000, 15,000, 17,000 एफडिट दिया हुआ है। उसके बाद लिख देंगे डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन देखो कैसे निकालेंगे, मशीन का कॉस्ट कितना है 30,000, उसका लाइफ कितना बताया 3 साल, और उसका कोई स्क्रैप वैल्यू बताया, चेक करो, कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं है। तो 30,000 का मशीन है, 3 साल लाइफ है, तो हर साल डेप्रीशिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से 10,000। ठीक है, अब देखो एफडिट से जब डेप्रीशिएशन माइनस करेंगे ना तो सीधा ईबीटी आ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में इंटरेस्ट के बारे में कुछ बोला नहीं है। तो ईबीटी आ जा रहा है 3,000, 5,000 एफडिट माइनस डेप्रीशिएशन और 7,000। क्वेश्चन में देखो टैक्स एट द रेट बोल रहा है 50%, तो ईबीटी के ऊपर 50% टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो 1,500, 2,500, 3,500। अब अगर हम लोग ईट निकाल देते हैं, ईट अर्निंग्स आफ्टर टैक्स, तो अर्निंग्स आफ्टर टैक्स हो जाएगा 1,500, 2,500 और 3,500। अब इसमें देखो सीफैट नहीं चाहिए, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न में सीफैट नहीं चाहिए होता है, पैट चाहिए। तो लिख देंगे देयरफॉर एवरेज पैट 1,500, पैट और ईट सेम होता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या अर्निंग्स आफ्टर टैक्स, 2,500, 3,500 डिवाइडेड बाई 3, तो एवरेज पैट आ रहा है 2,500। और एवरेज इन्वेस्टमेंट एवरेज इन्वेस्टमेंट कैसे आएगा, इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस स्क्रैप वैल्यू ऑफ द मशीन दैट इज क्लोजिंग बैलेंस डिवाइडेड बाय 2। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट 30,000, स्क्रैप वैल्यू नील डिवाइडेड बाय 2, एवरेज इन्वेस्टमेंट आ रहा है 15,000। बस अब अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न निकाल दो। एआरआर का फॉर्मूला एवरेज पैट बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट इनटू 100। तो एवरेज पैट कितना 2,500, एवरेज इन्वेस्टमेंट कितना 15,000 इंटू 100, कितना आ रहा है 16.67%। ऐसे करके देखो क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, एग्जाम 2014 में आया हुआ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। सब कुछ देखो डबल कर दिया है, सब कुछ सीधा डबल कर दिया और कोई चेंज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 11 टोटली सेम है, तो 11 को ले लो होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 11 एग्जाम 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है।
ऐसे नहीं होता, ठीक है। द कॉस्ट, क्वेश्चन नंबर 11 एक बार रीड आउट कर देते हैं। द कॉस्ट ऑफ अ प्लांट इज 60,000, एक्सपेक्टेड लाइफ 3 इयर्स, एफडिट दे दिया है 26,000, 30,000, 34,000, रेट ऑफ टैक्स 30% है, वहां 50% था या 30% है। स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन यूज करना है। सम नंबर 12 देखो, ये भी पूरा सेम है। अ कंपनी इज कंसिडरिंग एन इन्वेस्टमेंट प्रपोजल टू इंस्टॉल अ न्यू मशीन एट अ कॉस्ट ऑफ 50,000। द फैसिलिटी हैज अ लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ 5 years with rupees 5,000 as salvage value, मतलब वो स्क्रैप वैल्यू है। For the project, additional working capital 10,000 will also be required, मतलब इसने स्क्रैप वैल्यू भी दे दिया, वर्किंग कैपिटल भी दे दिया। The applicable income tax rate is 30%, estimated EBIT is given for 5 years, accounting rate of return निकालना है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12, पेज नंबर 341, ईयर 2016 में आया हुआ क्वेश्चन। कंप्यूटेशन ऑफ सैल्वेज वैल्यू का मतलब स्क्रैप वैल्यू, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। तो एक ईयर का कॉलम बना लेंगे, 1 2 3 4 5। एबडिट का कॉलम बना लो, 20,000, 22,000, 19,000, 17,000, 24,000। डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन कितना, कैसे निकालेंगे? देखो, मशीन का कॉस्ट 50,000 है, स्क्रैप वैल्यू 5,000 है और लाइफ 5 साल है। तो 50,000 माइनस 5,000 डिवाइड बाई 5, 9,000 का एनुअल डेप्रीशिएशन आ रहा है। तो एबडिट से डेप्रीशिएशन माइनस करेंगे तो ईबीटी आएगा, तो 11,000, 13,000, 10,000, 8,000, 15,000। यह आ गया ईबीटी। टैक्स का रेट क्वेश्चन में दिया हुआ है 30%, इस पे 30% टैक्स कैलकुलेट करो। 3,300, 3,900, 3,000, 2,400, 4,500। अब निकाल देंगे ईट, अर्निंग्स आफ्टर टैक्स। तो 11,000 में से ईबीटी में से टैक्स माइनस करेंगे, ईट आएगा 7,700, 13 में 3 के 10, 9,100, 7,000, ये हो जाएगा 5,600, ये हो जाएगा 10,500। ये ईट ठीक है ना, 11 में 3 गया तो 8, हाँ ठीक है। देयरफॉर एवरेज पैट निकाल लो पहले, एवरेज पैट। तो एवरेज पैट कितना आएगा, 7,700 प्लस 9,100 प्लस 7,000 प्लस 5,600 प्लस 10,500 डिवाइडेड बाई 5।
तो 7,700 प्लस 9,100 प्लस 7,000 प्लस 5,600 डिवाइड बाई 5 कितना आ रहा है? 7,980। ये हो गया एवरेज पैट। अब निकाल लेंगे एवरेज इन्वेस्टमेंट। एवरेज इन्वेस्टमेंट, तो एवरेज इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए हम लोग ऐसे लिखेंगे, इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस स्क्रैप वैल्यू होल डिवाइडेड बाई 2 प्लस वर्किंग कैपिटल अलग से। वर्किंग कैपिटल जो है वो डिवाइडेड बाई 2 नहीं होगा। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट मशीन का कॉस्ट, इनिशियल इन्वेस्टमेंट दैट इज मशीन का कॉस्ट दिया हुआ है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट मतलब मशीन का कॉस्ट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 50,000। स्क्रैप वैल्यू कितना दिया चेक करो मशीन का? 5,000। तो 55,000 डिवाइड बाई 2 27,500 और वर्किंग कैपिटल कितना दिया है? 10,000। कितना आ जा रहा है? फाइनली इसको यहां सॉल्व कर लिख देते हैं 37,500। अब बस इसको फॉर्मूला में पुट करना है। ये देखो एवरेज पैट है या एवरेज इन्वेस्टमेंट है, तो एआरआर निकाल देंगे, है ना। अब अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न को बस फॉर्मूला में पुट कर दो, तो लिख देंगे अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल्स टू एवरेज पैट। बस एक लाइन है, स्क्रीन पे आ रहा है ना, होल डिवाइडेड बाई एवरेज इन्वेस्टमेंट होल इनटू 100। तो एवरेज पैट कितना? एवरेज पैट 7,980 बाई एवरेज इन्वेस्टमेंट 37,500 इंटू 100 कितना आ रहा है आंसर? 21.28। तो विद दिस हम लोगों ने कैपिटल बजटिंग का ऑलमोस्ट सारा टॉपिक्स कवर कर लिया। एक बार फर्स्ट पेज निकाल के देख लो, हम लोग ने पे बैक पीरियड कवर कर लिया, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड कवर कर लिया, एनपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू कवर हो गया, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कवर हो गया, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कवर हो गया, मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कवर हो गया, इसके अलावा अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न कवर हो गया एंड कैपिटल रेशनिंग कवर हो गया। तो विद दिस ये सम्स हो गया कंप्लीट।